स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। आई एम पंकज जायसवाल। और पिछली क्लास में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के 2 क्लास हम लोग अटेंड कर चुके हैं। तो उन दोनों क्लासेस में हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड के बारे में ही पढ़ा है। हमने आपको पहले तो ये समझाया था कि रासायनिक आबंधन कहते किसे हैं, संयोजकता है क्या। उसके बाद मैंने आपको संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझाया था। उसके बाद हमने इस चीज को समझा था कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर अगर हम देखें तो यौगिकों में केवल 2 प्रकार के आबंधन देखने को मिलते हैं, एक वैद्युत संयोजी बंध और एक सहसंयोजी बंध। लेकिन ये जो बताया था वैद्युत संयोजी बंध और सहसंयोजी बंध के बारे में, ये संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर बताया गया था, जिसको दिया था कोसेल और लुईस ने। कोसेल ने अपना अध्ययन सभी अकार्बनिक यौगिकों में किया था और लुईस ने अपना अध्ययन सभी कार्बनिक यौगिकों में किया था। और इस आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले उन्हीं को जोड़कर संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बनाया गया, जिसे हम कहते हैं अष्टक नियम। तो इस आधार पर यह समझ में आया कि यौगिकों में 2 प्रकार के रासायनिक बंध देखने को मिलते हैं, एक वैद्युत संयोजी बंध और एक सहसंयोजी बंध। लेकिन लोरी और सिडविक ने एक तीसरे प्रकार के बंध की भी व्याख्या की, जिसे उप सहसंयोजी बंध कहा जाता था। तो हमने आपको वैद्युत संयोजी बंध समझाया था। वैद्युत संयोजी बंध मैंने आपको स्पष्ट किया था कि अगर कोई रासायनिक बंध 2 तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से कोई अगर रासायनिक बंध बनता है तो इसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। और इस बंध के निर्माण में जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उन तत्वों की वैद्युत संयोजकता कहते हैं। तो इस पे हमने कई सारे एग्जाम्पल समझे थे। फिर हमने आपको ये भी समझाया था कि वैद्युत संयोजी बंध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो मैंने आपको स्पष्ट किया था कि एक तत्व धात्विक लक्षण का होना चाहिए और ये दूसरा तत्व अधात्विक लक्षण का होना चाहिए। तो जो तत्व धात्विक लक्षण का होगा वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए ऊर्जा का अवशोषण करेगा, जिसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा का मान कम से कम हो ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सके और आसानी से धनायन का निर्माण कर सके। दूसरा बताया था कि जो आधात्विक लक्षण का तत्व है वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इस प्रक्रिया में वो जितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहा जाता है। हमने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या अंतर है, ये मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। तो मैंने बताया था कि ऋणायन का निर्माण जितना आसानी से होगा उतना ही आसानी से आयनिक बंध बनेगा। तो ऋणायन के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक से अधिक होना चाहिए। अब धनायन बन गया, ऋणायन बन गया। अब धनायन और ऋणायन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और फाइनली एक दूसरे से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़कर आयनिक यौगिक का निर्माण करेंगे। तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है और इस ऊर्जा को कहा जाता है जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा का मान 2 बातों पर निर्भर करता है, आयनों पर आवेशों की संख्या और दूसरी बात आयनों के साइज। आवेशों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और साइज छोटा से छोटा होना चाहिए। ये बात हमने स्पष्ट किया था। फिर हम लोगों ने जालक ऊर्जा निकालने का तरीका भी समझा था, जिसे हम कहते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। ये हमने एक्सप्लेन किया था डिटेल में, एक एग्जाम्पल लेके सोडियम क्लोराइड का। उसके बाद हम लोगों ने परिवर्ती वैद्युत संयोजकता के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक के कुछ तत्व और पी ब्लॉक के कुछ तत्व एक से अधिक प्रकार की वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और इसी घटना को परिवर्ती वैद्युत संयोजकता कहते हैं।
परिवर्ती वैद्युत संयोजकता के जो कारण मैंने बताया था कि डी ब्लॉक का तत्व जो है वो अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद जो कोर बनाता है वो कोर कभी कभी स्थायी नहीं होते। तो कोर के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देता है, जिससे वो दो प्रकार की वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करने लगता है। जैसे आयरन का उदाहरण दिया था कि Fe2+ भी बनाता है और Fe3+ भी बनाता है। तो आयरन की वैद्युत संयोजकता 2 भी है और 3 भी है। इसी प्रकार कॉपर की वैद्युत संयोजकता 1 भी होती है और 2 भी होती है। तो इसे कहा जाता है कि कोर के स्टेबल ना होने की वजह से ये प्रक्रिया होती है। दूसरी बात मैंने बताया था कि ये पी ब्लॉक के कुछ तत्व ऐसे हैं जो दो के अंतर पर वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और उनके ऐसा करने का कारण है अक्रिय युग्मन प्रभाव। ये हमने आपको बकायदा एक्सप्लेन किया था, है ना। उम्मीद है आप लोगों को भी याद होगा और ये डिटेल में समझाया था मैंने आपको कि जैसे ग्रुप 13 में अगर हम देखें तो बोरॉन और एल्यूमिनियम तो परिवर्ती वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन गैलियम, इंडियम और थैलियम 2 प्रकार की परिवर्ती वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, है ना, 1 और 3। ऐसे ग्रुप 14 में कार्बन और सिलिकॉन को छोड़ दिया जाए तो जर्मेनियम, टिन और लेड 2 प्रकार की वैद्युत संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, है ना, 2 और 4। ऐसे ग्रुप 15 में आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ 3 और 5 2 प्रकार की वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये कारण और हमने डिटेल में समझ लिया था। आज हमें डिस्कस करना है कि जो आयनिक यौगिक हम बना लिए, जो हमने आयनिक यौगिक बनाए, वैद्युत संयोजी यौगिक बनाए, उन वैद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण क्या हैं। वैद्युत संयोजी या आयनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण। तो पहले मैं आपको ये एकदम क्लियर कर दूं कि पहले पॉइंट से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को गौर से सुनने का प्रयास करिए। आयनिक यौगिक किससे बने हैं? विपरीत आवेशित आयनों से बने हैं, धनायन और ऋणायन। जैसे सोडियम क्लोराइड आप लेंगे तो सोडियम आयन धनायन है और क्लोराइड आयन ऋणायन है। मैंने बताया कि धनायन और ऋणायन आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहेंगे। किस बल द्वारा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। जब भी, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अगर 2 समान आवेश होते हैं, धनायन धनायन और ऋणायन ऋणायन, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण होगा। और 2 विपरीत आवेशित आयन होंगे, धनायन के साथ ऋणायन और ऋणायन के साथ धनायन, तो इनके मध्य आकर्षण होगा। आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल समान है तो समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल, विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल। चाहे आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, अगर वो 2 आवेशों के बीच कार्य कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस बल का नाम होगा स्थिर वैद्युत बल। क्या नाम होगा? स्थिर वैद्युत बल। इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। अगर आकर्षण है मतलब विपरीत आवेश है तो कहा जाएगा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर प्रतिकर्षण है तो कहा जाएगा स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां पर आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होंगे और ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा प्रबल होता है। तो जब इतना स्ट्रांग है, इतना प्रबल है, तो आयन बहुत नजदीक होंगे क्योंकि बहुत स्ट्रांगली जुड़े हैं, बहुत प्रबलता के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनके बीच, आयनों के बीच आयनिक दूरी बहुत कम होगी क्योंकि बहुत क्लोज आ जाएंगे। भाई आकर्षण बल बहुत प्रबल है तो आयन जो होंगे बहुत नजदीक आ जाएंगे एक दूसरे के, यानी अंतर आयनिक दूरी इनमें बहुत ज्यादा कम होगी। और अंतर आयनिक दूरी कम होगी, जाहिर सी बात है कि ये आयनिक यौगिक सामान्य ताप और दाब पर ठोस अवस्था में एग्जिस्ट करेगा।
ठोस अवस्था में पाया जाएगा। भाई अंतर आयनिक दूरी कम है। क्यों कम है? क्योंकि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बहुत प्रबल है, जिस वजह से ये जो है सामान्य ताप और दाब पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब ठोस की बात करें तो ठोस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठोस जिससे बना, जैसे हम आयनिक यौगिकों की बात कर रहे हैं, तो आयनिक यौगिक किससे बने हैं? आयनों से बने हैं, है ना। तो ठोस, ये भी ठोस है। तो ठोस जिससे बने होते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी आयन से बने तो आयनों की बात कर लेते हैं। आयन से बने हुए ठोस है ना। अगर एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी देखें, हम इसकी एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी देखें तो ये पता चलता है कि आयनिक ठोस तो है, लेकिन कैसे ठोस है? पता चलता है कि क्रिस्टलीय ठोस है। कैसे ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस। दो तरह के ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है? क्रिस्टलीय ठोस में, जैसे यहां आयन से बने हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में ठोस जिनसे बने हैं वो आयन, वो परमाणु, वो अणु किसी से बना हो सकता है। ये जो होते हैं ये 3D स्पेस में इनके अरेंजमेंट का एक पैटर्न होता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे NaCl का उदाहरण लीजिए। तो NaCl का उदाहरण अगर आप लेते हो तो एक Na+ आयन को एक Cl- आयन ऊपर होगा, उसके एक Cl- आयन नीचे होगा, एक Cl- आयन दाहिनी तरफ होगा, एक Cl- आयन बाईं तरफ होगा। ये देखो, ये एक धनावेश मान लो Na+ आयन है। अब इसके देखिए, ऊपर नीचे बाएं दाएं 4 ऋणायन है, और ऐसे ही एक ऋणायन सामने होगा और एक ऋणायन इस पे पीछे की तरफ होगा। मतलब एक Na+ आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है हर तरफ से। और अब देखो, हर एक क्लोराइड आयन को देख लो। क्लोराइड आयन भी देखो, एक Na+, 2 Na+, 3 Na+, 4 Na+, एक सामने होगा 5 Na+, एक पीछे होगा 6 Na+। तो आप देख रहे हैं कि जो अरेंजमेंट का व्यवस्थित होने का तरीका है, ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न, एक पैटर्न में व्यवस्थित है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक पैटर्न में व्यवस्थित होता है 3D स्पेस में, तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और जब अरेंजमेंट का कोई भी प्रॉपर पैटर्न ना हो तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और कैसे ठोस हैं? ये क्रिस्टलीय ठोस है। तो यहां पे देखिए, मैंने इसलिए यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल धनावेशित और ऋणावेशित आयनों से बने होते हैं। विपरीत आवेशित आयन परस्पर स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। आयनिक पदार्थ अणुओं से नहीं किंतु विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं। दूसरा, आगे मैंने स्पष्ट किया है कि प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के कारण आयनों के मध्य अंतर आयनिक दूरी अत्यंत कम होने के कारण आयनिक यौगिक सामान्य ताप एवं दाब पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर? आयनिक ठोसों का एक्स किरण विवर्तन अध्ययन बताता है कि यह क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्योंकि इनमें आयन त्रिविम में, यानी कि 3D स्पेस में एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। तो ये इनका भौतिक अवस्था हो गई। और दूसरी बात ये भी समझ लीजिएगा कि इतने क्लोज आयन पैक हैं कि इनका घनत्व भी बहुत ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? घनत्व भी बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, अब आइए प्रॉपर्टी पे चलते हैं। क्वथनांक और गलनांक की बात कर ले। क्वथनांक और गलनांक, सेकेंड पॉइंट। क्वथनांक और गलनांक की बात कर लें। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? उबलने लगे। और गलनांक का मतलब पिघल जाए।
तो जाहिर सी बात है कि आयन जो है विपरीत आवेशित आयन है और वो आपस में बहुत ही प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे हैं। तो चाहे लिक्विड में, मतलब चाहे इसको गलाना हो, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब इस ठोस को अगर गलाना चाहे हम कि गला के द्रव में परिवर्तित कर दें, या उसको उबालना चाहें, तो आपको इस आयनों के बीच के स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर गलाना है तो ठोस को द्रव में बदलना है। भाई ये देखें, ये ठोस अवस्था में पाए जा रहे हैं और गलनांक का मतलब कि इसको द्रव में बदलना है। तो ठोस अवस्था में आयनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है क्योंकि प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। द्रव में बदलेंगे तो आयन अब दूर दूर हो जाएंगे, यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल टूट जाएगा। और अगर इसको गैस में बदलेंगे, उबालेंगे तो क्या होगा? क्वथन होगा तो वाष्पित होगा। गैस में बदलेंगे तो और ज्यादा इसको जो आयन है वो और दूर दूर जाएंगे। तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों को तोड़ना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बहुत ज्यादा प्रबल हैं, यानी कि इनको तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसलिए आयनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक बहुत उच्च होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक बहुत ऊंचे होते हैं क्योंकि आयनिक क्रिस्टल जालक को तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आयनिक क्रिस्टल जालक को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इन यौगिकों के क्वथनांक भी उच्च होते हैं क्योंकि विपरीत आवेशित आयन के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। तो दो बातें मैंने समझाई, भौतिक अवस्था, क्वथनांक और गलनांक। तो भौतिक अवस्था में हमने ये पढ़ा कि ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और कैसे ठोस हैं? क्रिस्टलीय ठोस हैं। दूसरा, क्वथनांक और गलनांक में हमने समझा कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक दोनों बहुत उच्च होते हैं क्योंकि इनके क्रिस्टल जालक को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल जालक में विपरीत आवेशित आयन प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, घुलनशीलता की बात करें कि कैसे विलायक में ये घुलनशील होते हैं। देखिए, विलायक दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवीय विलायक और एक होता है अध्रुवीय विलायक। तो आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। किसमें विलय होते हैं? ध्रुवीय विलायकों में। देखिए, आयनिक यौगिक जल तथा अन्य प्रबल ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, परंतु अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं क्योंकि केवल ध्रुवीय विलायकों के अणु आयनों पर आकर्षण बल आरोपित करते हैं, जबकि जब आयनिक ठोस को प्रबल ध्रुवीय विलायक में डालते हैं तो ध्रुवीय विलायक के अणु ठोस के आयनों को, एक्चुअल में मैं आपको दूसरे तरीके से इसको समझा दूं, ये थोड़ा सा इसके बारे में दो पॉइंट में एक्सप्लेन किया है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। देखिए, आपको पता है कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इनके आयनों के मध्य होता है जो बहुत प्रबल होता है, और ये बल समानुपाती होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये पूरा कांस्टेंट है। यहां पे एक टर्म यूज किया गया K को माध्यम का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? K को माध्यम का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक कहते हैं। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, अलग से पेपर पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखें, फिर से समझ लें ये बात को ध्यान से, गौर से।
मैंने बात की स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जो कि आयनिक यौगिकों के आयनों के मध्य कार्य करता बहुत प्रबल होता है। ये होता है, इसका पूरा मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 और Q2 जो धनायन और ऋणायन है उन पर आवेश है, और R जो है धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी है। यहां पर K जो है माध्यम का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक है, और ये जो है किसी भी माध्यम का वह गुण है, वह गुण जो स्थिर वैद्युत बलों का विरोध करता है। उसे कहते हैं माध्यम का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। विरोध करता है। और जो ध्रुवीय विलायक होते हैं, ध्रुवीय विलायकों के डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान उच्च होता है। सबसे अधिक होता है जल का। तो जैसे ही ध्रुवीय विलायकों में आपने आयनिक यौगिक को ध्रुवीय विलायक में विलीन किया, तो जैसे ही ये गया तो इनके जो आयन हैं, धनावेशित और ऋणावेशित आयन हैं इनके पास, जो कि प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे हुए थे। ये प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से पहले बंधे थे, लेकिन जैसे ही ध्रुवीय विलायक में ये गए, इनके बीच का जो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल था वो अब दुर्बल हो गया। क्यों? क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक ध्रुवीय विलायक का बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा होने की वजह से इनके बीच का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्या हो गया? कमजोर हो गया। और ध्रुवीय विलायक देखो, जैसे जल है, जल ध्रुवीय विलायक है, तो जल की ये संरचना है। इस पे ऋणावेश होता है, यहां पे धनावेश होता है। ये पार्शियल क्यों कैसे आता है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो ये जल के अणु को आप ऐसे बना सकते हो, इधर वाला धनावेश और इधर वाला ऋणावेश। तो इसे कहते हैं द्विध्रुव। क्या कहते हैं? द्विध्रुव। तो विलायक के जो देखिए, ये जैसे विलायक में आपने घोला, तो विलायक के जो द्विध्रुव हैं, वो जैसे ये द्विध्रुव है, इस पे धनावेशित सिरा भी है, ऋणावेशित सिरा भी है। तो ऋणायन के पास आएंगे तो धनावेशित सिरा इनकी तरफ होगा, और धनायन के पास आएंगे तो धनायन के पास ऋणावेशित सिरा इनकी तरफ होगा, और ऋणायन के पास धनावेशित सिरा इनकी तरफ होगा। और ये इसको चारों तरफ से घेर करके अपनी तरफ खींचना शुरू करेंगे। तो अपनी तरफ खींचना शुरू करेंगे तो ये आकर्षण बल तो दुर्बल हो चुका है। तो दुर्बल हो चुका है, तो जब ये कई सारे अणु आके इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ये अलग होकर के ये विलायक के अणुओं से घिर जाएगा। ऐसे धनायन भी घिर जाएगा। अगर ये विलायक के अणु जल हैं, है ना, तो ये जो है ये आयन कैसे हो गए? हाइड्रेटेड हो गए। कैसे हो गए? हाइड्रेटेड हो गए। मतलब ये जो आपके धनायन के अणु और ये ऋणायन के अणु,
ये जो है इस पे देखो ऋणात्मक सिरा इसकी तरफ होगा और इसका धनात्मक सिरा इसकी तरफ होगा। इसे कहते हैं हाइड्रेटेड आयन हो गए। ये आयन अलग अलग हो गए। जो आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जो जुड़े थे वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल टूट गया और आयन जल के अणुओं से घिर गए। अब इन आयनों को हाइड्रेटेड आयन कहते हैं। मतलब कि जैसे ये M+ और X- ये आपका आयनिक यौगिक था, जल के X+Y अणुओं में घोले गए इनको, तो जल के X अणु धनायन को घेर लेंगे और जल के Y अणु ऋणायन को घेर लेंगे। तो ये हाइड्रेटेड आयन है। और अब इस प्रोसेस में ऊर्जा उत्सर्जित होती है और इस ऊर्जा को हाइड्रेशन ऊर्जा कहते हैं। हाइड्रेशन ऊर्जा कहते हैं या हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। जितनी अधिक हाइड्रेशन ऊर्जा यहां पे उत्पन्न होगी उतना आसानी से ये घुल जाएंगे, उतनी आसानी से ये विलायक में, ध्रुवीय विलायक में विलीन हो जाएंगे। तो ध्रुवीय विलायक में जाकर के इनके आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल टूट जाता है, जिसकी वजह से ध्रुवीय विलायक के अणु इन आयनों को चारों तरफ से घेर करके हाइड्रेटेड आयन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसे हाइड्रेशन ऊर्जा कहते हैं। और हाइड्रेशन ऊर्जा का मान आयन के साइज पर निर्भर करता है। अगर आयन का साइज छोटा है तो हाइड्रेशन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। हाइड्रेशन ऊर्जा का जो मान है व्युत्क्रमानुपाती है आयन के साइज, आयन के साइज के व्युत्क्रमानुपात। साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेशन ऊर्जा उतनी अधिक होगी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये जल में घुलनशीलता इनकी है ना, वही सारी चीजें यहां पे एक्सप्लेन किया है। ये आप बुक में ही है, बुक में भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे वैद्युत धारा का संचरण आयनिक यौगिक करते हैं कि नहीं करते। तो देखिए, अगर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में है, आयनिक यौगिक किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। तो ठोस अवस्था में उनके आयन प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं। प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो आयन मुक्त नहीं है। आयन जो है ठोस अवस्था में बंधे हुए हैं, मुक्त नहीं है। तो इसलिए आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में वैद्युत धारा संचालित नहीं करता, यानी कि वैद्युत धारा का कुचालक है ठोस अवस्था में। लेकिन अगर इसको गलित अवस्था में गला लें तो आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल टूट जाएगा और आयन मुक्त हो जाएंगे। या इसको जल में घोल लें तब भी आयन, हमने देखा हाइड्रेटेड आयन बन जाता है, तब भी आयन अलग अलग हो जाते हैं। तो जलीय विलयन या गलित अवस्था में ये वैद्युत धारा का संचालन करता है, क्योंकि आयन इन अवस्थाओं में मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वैद्युत धारा का संचरण करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट गुण है आयनिक यौगिकों का, भंगुरता। भंगुरता, ब्रिटलनेस कहते हैं, ब्रिटलनेस। आयनिक यौगिक को अगर किसी चीज से ठोकर मार के तोड़ा जाए तो बहुत आसानी से टूट जाता है, बहुत ही आसानी से टूट जाता है। इसी को कहते हैं भंगुरता। अब टूट क्यों जाता है? जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे ये एक आयनिक ठोस है, इनको ध्रुवीय विलायकों को हटा दें। ठीक है, आयनिक ठोस है। अब हमने इनके इतने पोर्शन पे ऊपर वाले भाग पे
ऊपर वाले भाग पे, जितना हम रेड दिखा रहे हैं, हमने इस पे बल आरोपित किया। ठीक, तो जैसे ही बल आरोपित किया तो देखो ये ऋणायन के सामने धनायन है। ये देखें, इतने पोर्शन पे आपने बल आरोपित किया तो ऋणायन के सामने धनायन है, इसलिए आकर्षण बल है। लेकिन जैसे ही बल आरोपित करोगे ये थोड़ा सा खिसक जाएगा आगे, ये पूरी लेयर आगे की तरफ खिसक जाएगी और धनायन धनायन के सामने और ऋणायन ऋणायन के सामने आ जाएगा। तो जब धनायन धनायन के सामने, ऋणायन ऋणायन के सामने आ जाएगा तो दोनों लेयरों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण की वजह से ये लेयर यहां से अलग हो जाएगी, ऊपर का भाग अलग हो जाएगा, नीचे का भाग अलग हो जाएगा। तो इसलिए ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, इनकी भंगुरता बहुत ज्यादा होती है। आयनिक यौगिकों के पर अगर बल लगा करके उसको तोड़ा जाए तो ये बहुत आसानी से टूट जाता है, जिसे भंगुरता कहते हैं। और इसका कारण ये है कि जब किसी भाग आयनिक क्रिस्टल के किसी भाग पर बल आरोपित करते हैं तो वो भाग थोड़ा सा आगे खिसक जाता है, जिसकी वजह से समान आवेश एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है, और इस प्रतिकर्षण की वजह से आयनिक क्रिस्टल दो भागों में टूट जाता है। तो ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। आयनिक यौगिक किस प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। अगली पॉइंट, इसमें ये चीज ऐड नहीं किया इसलिए मैंने अलग से बताया। छठा पॉइंट इसमें है, अब इसको 7वां पॉइंट बनाइएगा। आयनिक यौगिकों के अणु नहीं होते। आयनिक यौगिकों को उनके सरल सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया, जैसे सोडियम क्लोराइड का सरल सूत्र NaCl। NaCl सूत्र है, NaCl अणु नहीं है। रासायनिक गणनाओं में आयनिक यौगिकों के सरल सूत्र भार को ही उनका अणुभार मान लिया जाता है। जो सूत्र का भार होगा वही उसका अणुभार मान लिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयनिक यौगिक अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। ये कैसा पॉइंट है भाई? देखो, जैसे एक धनावेशित आयन है तो उसको एक ऋणावेश इधर खींचेगा, एक ऋणावेश इधर खींचेगा, बैलेंस हो गया। जितने बल से ये इधर खींचेगा उतने बल से इधर खींचेगा, जितने बल से ऊपर खींचेगा उतने बल से नीचे खींचेगा, जितने बल से सामने खींचेगा उतने बल से पीछे खींचेगा। तो इस पर नेट फोर्स जो है वो क्या है, 0 है। ये किसी भी पर्टिकुलर दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिशा में भी ये आकर्षित होगा विपरीत दिशा में भी उसके उतना ही आकर्षण बल कार्य करेगा, जिससे नेट फोर्स उस आयन पर 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। और जो यौगिक अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं वो समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। क्या प्रदर्शित नहीं करते? समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। तो हमने आपको टोटल जो एक समरी समझा देता हूं, आयनिक यौगिकों के लक्षण क्या है। आयनिक यौगिकों के लक्षण में पहला पॉइंट हमने भौतिक अवस्था के बारे में बात की। मैंने आपको बताया कि आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे से प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आयनों के मध्य अंतर आयनिक दूरी बहुत कम होती है, जिससे सामान्य ताप और दाब पर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडी ये बताता है कि आयनिक यौगिक किस प्रकार के ठोस हैं। तो हमने आपको स्पष्ट किया था कि क्योंकि आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आयन त्रिविम में यानी 3D स्पेस में एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, अतः आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस हैं। कैसे ठोस हैं? क्रिस्टलीय ठोस हैं। दूसरा मैंने आपको पॉइंट समझाया इनके क्वथनांक और गलनांक के बारे में। मैंने आपको बताया कि आयनिक यौगिकों के आयन प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, जिससे इनके जालक को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। फलस्वरूप इनके क्वथनांक और गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। तीसरी विलेयता की बात की तो हमने आपको बताया कि आयनिक यौगिक
आयन, विपरीत आवेशित आयन प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों से बने हैं और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का विरोध कौन करता है? उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। और ये उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक कहां पाया जाता है? ध्रुवीय विलायकों में पाया जाता है। इसीलिए आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में ये अविलेय होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में विलीन करने पर उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक के कारण प्रबल आयनों के मध्य कार्य करने वाला प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल दुर्बल हो जाता है और ध्रुवीय विलायक के अणु सभी आयनों को घेर कर उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे आयन क्रिस्टल जालक को तोड़कर अलग हो जाते हैं और विलायक के अणुओं द्वारा घिर जाते हैं, जिसे कहते हैं हाइड्रेटेड आयन। और इस प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, जिसे कहते हैं हाइड्रेशन ऊर्जा। यानी कि जल या अन्य ध्रुवीय विलायकों में आयनिक यौगिक आसानी से विलीन हो जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया चौथा पॉइंट, वैद्युत धारा का संचालन करते हैं कि नहीं। तो वैद्युत धारा का संचालन मैंने बताया कि कोई भी आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में वैद्युत धारा का संचालन नहीं करता, क्योंकि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों के आयन, विपरीत आवेशित आयन प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। कोई भी आयन मुक्त नहीं होता, अतः विद्युत धारा का संचालन ये नहीं कर पाता। परंतु गलित अवस्था में या जलीय विलयन में इनके आयन मुक्त हो जाते हैं और अब ये विद्युत धारा का संचालन करता है। अर्थात आयनिक यौगिक सिर्फ गलित अवस्था या जलीय विलयन में ही वैद्युत धारा का संचालन करते हैं। पांचवी बात बताई इनकी भंगुरता के बारे में। मैंने आपको बताया कि आयनिक यौगिकों पर बल लगा करके इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है और इस घटना को, इस गुण को ही हम लोग कहते हैं भंगुरता। तो आयनिक यौगिकों की भंगुरता प्रबल होती है। इसका कारण है कि आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल के अगर किसी भाग पर बल आरोपित किया जाए तो वह भाग थोड़ा आगे खिसक जाता है, जिससे समान आयन, समान आवेशित आयन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और प्रतिकर्षित करने लगते हैं। इस प्रतिकर्षण की वजह से आयनिक क्रिस्टल दो भागों में टूट जाता है। यह पांचवा पॉइंट था। छठा पॉइंट मैंने आपको समझाया कि आयनिक यौगिकों के अणु नहीं होते, बल्कि इनको सरल सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। और इनके सूत्र का जो भार होता है उसे सूत्र भार कहते हैं, वो उसको हम अणुभार की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। अगली बात मैंने ये बताई आपको कि वैद्युत संयोजी यौगिक अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं, जिसकी वजह से ये समावयवता प्रदर्शित नहीं कर पाते। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो हमेशा आयनिक अभिक्रियाओं में ही भाग लेते हैं। ये दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, आयनिक अभिक्रियाएं और आणविक अभिक्रियाएं। तो ये आणविक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते, है ना। ये किस में भाग लेते हैं? आयनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। एक यौगिक जो आयनिक प्रकृति का है वो आयनिक प्रकृति वाले यौगिक के साथ ही अभिक्रिया करेगा और दोनों यौगिकों के आयन एक दूसरे से विनिमय हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं और नए यौगिक का अवच्छेद बनता है। तो इसे कहते हैं आयनिक रिएक्शन, आयनिक समीकरण। तो आयनिक यौगिक हमेशा आयनिक अभिक्रियाओं में ही भाग लेते हैं, आणविक अभिक्रियाओं में ये भाग नहीं लेते। तो ये थे वैद्युत संयोजी यौगिकों या आयनिक यौगिकों के लक्षण। उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने इसीलिए 2-3 बार रिपीट करके भी समझा दिया कि कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या रह ना जाए। अगर फिर भी आपको किसी भी चीज में कोई समस्या है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के
मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी समस्या लिखें। मैं आपको जैसे ही मुझे आपकी समस्या प्राप्त होती है, मैं उसका तुरंत निदान करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चीज को जितना मैंने समझाया है, इस चीज को अपनी कॉपी पे जरूर नोट करें, नोट्स बनाने का प्रयास करें। नोट्स बनाएंगे, आप अपने शब्दों में बनाएंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा आपको समझने के लिए भी और आपके कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए भी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। इसको हम आयनिक यौगिकों के लक्षण यहीं पे खत्म करते हैं। और ये हमने एक पार्ट आपके रासायनिक आबंधन का पढ़ लिया, जिसे हम कहते हैं आयनिक बंध और आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजकता। इसके बारे में सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब अगली क्लास से हम लोग सहसंयोजकता के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।